और भाई क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th। तो यार ये है हमारा सैंपल पेपर 4 का डिस्कशन। और अब सिर्फ एक आखिरी सैंपल पेपर आएगा आज आप लोगों के पास, जिसका डिस्कशन आपको कल मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने प्रॉपरली देखो, इस सैंपल पेपर का जो मेन पर्पस था ना, मेन पर्पस ये नहीं था कि तुम लोग के पास ऑलरेडी पेपर्स हैं, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इन सैंपल पेपर्स को अगर तुमने प्रॉपरली 3 घंटे बैठ के अच्छे से किया होगा तो उससे ना तुम्हारे को जो एक एग्जाम टेम्परामेंट की जरूरत होती है ना, तुमको उसमें हेल्प मिला होगा कि 3 घंटे एक सिटिंग कैसे लगानी है, 3 घंटे कैसे एक पेपर को अप्रोच करना है। क्वेश्चन इजी हो, मॉडरेट हो, जैसे भी हो बेटा, तुम लोग की अगर तैयारी अच्छी होगी तो तुम पेपर में फोड़ाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक गलती करता है हर एक स्टूडेंट। वो क्या गलती है कि एग्जाम में अगर आप 2 क्वेश्चन नहीं आने पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो तो उसके बाद के क्वेश्चंस ना सारे के सारे गलत होने लग जाते हैं। तो बस आप लोगों को इस पे काम करना है कि आपको अपनी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है ड्यूरिंग एग्जाम हॉल। तो चलो मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी टिप्स देता रहूंगा पूरे के पूरे सेशन में। तो चालू करते हैं भाई। ये पेपर मैंने आप लोगों के लिए कल प्रोवाइड किया था, है ना। इजी पेपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के बच्चे देख सकते हैं ये पेपर को। तो मेरा पहला सवाल कहता है द nth टर्म, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं छोटा। परफेक्ट। चलो, द nth टर्म ऑफ एन एपी A3A5A इज। बेटा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन ये सवाल हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं तो अब तुमको ये इजी लगता है। वही मैं कहता हूं ना, जो चीज हम लोग बहुत बारी कर लेते हैं वो हमें इजी लगने लगती है। कोई चीज हम लोग नहीं देखते हैं तो वो हमें मुश्किल लगने लगती है। तो बेटा वैसे कुछ मुश्किल ना होता नहीं है। जो भी आपको मुश्किल लग रहा है बस आप उसको पहली बार ही देख रहे हो शायद, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचोगे, विचार करोगे तो वो चीज इजी हो जाती है। तो यार देखो, हमारी nth टर्म जो भी होगी, है ना, देखो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। हमारी जो भी nth टर्म होती है एपी की, वो हमें हर टर्म तक पहुंचानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे n की जगह n की जगह 1 डालूंगा तो a मिलेगा, n की जगह 2 डालूंगा तो 2a मिलेगा। 2a मेरी सीरीज में कहीं पर भी नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन को देखते हैं। एन की जगह 1 डालूंगा तो ए मिलेगा, एन की जगह 2 डालूंगा तो 3 ए मिलेगा, एन की जगह 3 डालूंगा तो 5 ए मिलेगा। मतलब मेरा आंसर यही है। बाकी सबको भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। यहां पे एन की जगह 1 डालोगे तो आपकी सीरीज 3 ए से चालू होगी, 3 ए के बाद वाले सारे टर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन ए मिसिंग रहेगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर 2a 4a ये सब चीजें मिलेंगी, तो आपका आंसर ये है। लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना चाहता हूं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखो सारे के सारे ऑड है। तो अगर आपको कभी भी डायरेक्टली मान लो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ऑड सीरीज दी जाती है ना, ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज दी जाती है, और इसके आपको nth टर्म से कुछ काम है, तो आप इसके nth टर्म को ना डायरेक्टली 2n-1 लिख लेना। ये रिजल्ट तुम लोग अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। बहुत खूबसूरत बात है। द वैल्यू ऑफ EC इज, तो बेटा देखो यहां पे ना ये लिखा हुआ है 1.5 के बराबर, और ये लिखा हुआ है किसके बराबर, ये लिखा हुआ है बेटा, मैं मान लेता हूं 3 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ढंग से ये लिख नहीं रखा है इसमें। तो ये बेटा क्या है, 1:2 है, बोलो हाँ या ना। तो ये भाई साहब भी क्या होने चाहिए, 1:2 होने चाहिए। अगर ये 1 है, ये लिखा हुआ है बेटा 1, तो ये कितना होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए 2 के बराबर। हेंस द आंसर इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं इसको 1.5 मान रहा हूँ, ये 3 मान रहा हूँ, ढंग से लिख नहीं रखा है इसलिए मैंने अपने आप से मान लिया ऑप्शन के हिसाब से। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। इफ द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75 मीटर हाई टार इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टार इज। तो देखो बेटा सबसे पहले ना यहाँ पे तुम लोगों को मैंने क्या बोला था, तुम लोग ना कुछ बेसिक बेसिक चीजें ना समझने में दिक्कत करते हो, और ये इजी क्वेश्चंस में भी होता है ना। इजी क्वेश्चंस में तुम लोगों को ये इजी लगता है, लेकिन अभी यही मैं इसका केस बेस्ड बना के दे दूं और डिस्टेंस की बात करूं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले या स्लांट डिस्टेंस ले। देखो एक बहुत खूबसूरत ना एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का केस बेस्ड है, अगर तुमने किया होगा वो नंदा देवी वाला टॉप हाइट वाला, है ना। वो क्वेश्चन में बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पे डिस्टेंस पूछा हुआ है, यहां पर भी तो डिस्टेंस पूछा हुआ है, यहां पे तुम लोग कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हो। समझ आई मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेटा जब तुम लोगों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, तुम लोग अपने आप के लिए ही मुसीबतें बढ़ाते रहते हो। तुम लोग बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हो, तुम लोग क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से क्वेश्चन को जज करते हो। तो सबसे पहले तो ये तुम लोगों ने जो एक दिमाग में व्यू बना रखा है ना कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना मुश्किल होगा, ऐसा नहीं होता है बेटा।
जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही क्वेश्चन खोखला हो सकता है, उतना ही क्वेश्चन इजी हो सकता है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75 मीटर हाइट, यहां से मैं 30 डिग्री का क्या ले रहा हूं बेटा, डिप्रेशन ले रहा हूं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब उसने पूछा देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। तो बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, जब उसने नहीं मेंशन किया हुआ दैट मींस इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव टू फाइंड दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नॉट दिस डिस्टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। ट्रिको लगा के तुम लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे पांचवे पे, और ये आ गया छठा। परफेक्ट। चलो भैया जी साइड हो जा तुम। परफेक्ट। चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर 26 एंड 29। ये बेटा किसी और सैंपल पेपर में भी था आई गेस, है ना, लेकिन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है। एम्पेरिकल फॉर्मूला पे तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, तुम लोगों के असर्शन रीजन भी आ सकते हैं, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, तो चलो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, मेरा मीडियन है ये और मोड है ये। तो भाई तुम लोगों को पता है क्या मीन निकालना है, तो तुम लोगों को बहुत सिंपल सी बात पता है कि यार जो मोड होता है सर वो 3 मीडियन -2 मीन के बराबर होता है ना। तो अब आपको पता है कि मीडियन है आपका 26, तो 3 × 26 हो जाएगा बेटा क्या 30, और ये हो जाएगा 4 78 इज इक्वल टू मोड है 29। तो ये माइनस करोगे तो यहाँ पे 58 और 59 ना, 30 और 40 48 49 इज इक्वल टू 2 मीन। तो मीन क्या आ जाएगा बेटा 24.5, 24.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and the product is 6। तो बेटा जब आपको सम -5 दिख रहा है, जब आपको सम -5 दिख रहा है तो आप ढूंढो कहां पे प्लस साइन के साथ आ रहा है, तभी वो माइनस के साथ निकलेगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये -1 नीचे आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हेंस करेक्ट आंसर इज, अब प्रोडक्ट से भी एक बार कंफर्म कर लो, C/A 6 दिख रहा है और -B/A -5 दिख रहा है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो 6 क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है कुछ क्वेश्चन। If the point P K0 divides the line segment joining the points A2, -2 and -7, 4 in the ratio 1:2, okay जी, then the value of K is, समझ गया, ठीक है। तो बेटा देखो क्रिस क्रॉस लगाएंगे, पेन तक नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 1 को लेके जाना है -7 के पास, तुम्हारे पास आएगा -7, ठीक है। और फिर तुम्हें 2 को लेके जाना है किसके पास बेटा, 2 को लेके जाना तुम्हें इसके पास, दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो -3/3 -1 आंसर आएगा। -1 कहां दिख रहा है बेटा, -1 दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस वाले बेटा उसमें केस बेस्ड थोड़े बड़े थे, तो प्लीज उसको आपने आई होप कि ध्यान से किया होगा और तुम लोगों को समझ भी आए होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। आजा भाई, इतना टाइम पे लगा रहे हो। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बालकों, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं दिखना चाहिए, मतलब पैरेलल सॉल्यूशन दिखना चाहिए, मतलब ऐसे सर, है ना, ठीक है। तो 1 को किया 5 से मल्टीप्लाई, तो तुम सेकंड वाले के x के कोफिशिएंट तक पहुंच गए। तो तुम यहां पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यहां पे 10 नहीं दिखना चाहिए। अगर 10 दिख जाएगा तो देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, दोनों लाइंस के x और y के, लेकिन तुम्हारे कांस्टेंट अलग रहे, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस नहीं क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, इसलिए k कैन नॉट बी इक्वल टू 10, ठीक है। k कैन नॉट बी इक्वल टू 10। अच्छा इनकंसिस्टेंट चाहिए, पैरेलल चाहिए, तो k विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, k विल बी इक्वल टू 10। अगर उसको इनकंसिस्टेंट केस चाहिए, पैरेलल केस चाहिए, तो भाई k को 10 रखना पड़ेगा और रेशियो को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड्स। बेटा देखो अब हर 13 पत्ते में कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक किंग क्वीन। अब उसने रेड वालों की बात करी है, तो 6 डिवीजन हो जाते हैं, 12 में 6 ब्लैक होते हैं और 6 क्या होते हैं बेटा, 6 ब्लैक होते हैं, 6 ही रेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/52, दैट इज 3/26।
The point P on x axis equidistant from the point -1, 0 and 5, 0. x axis पर पॉइंट चाहिए तो -1 और 5 के बीच में 6 का डिस्टेंस है, ये आधा कर दो, 3 आगे बढ़ जाओ, -1 से 2, 0 पे आ जाओगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बेटा इसमें ना बहुत बच्चे ना कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ढंग से करना तुम लोग, ठीक है। एग्जाम में भी अगर दिखता है ऐसा क्वेश्चन तो जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत कराना। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए कॉस ए होगा यहाँ पर, जब आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab साइन ए कॉस ए, है ना। तो प्लस 2ab साइन ए कॉस ए से माइनस 2ab साइन ए कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, और अंडर रूट को मत भूलना, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो, 2 poles of height 6 meter and 11 meter vertically upright on a plain ground, if the distance between their foot, तो देखो जब उसने टॉप्स के बीच में डिस्टेंस निकलवाना था ना, तो बेटा उसने मेंशन किया है, अगर वो नहीं मेंशन करता तो हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी रहेगी। बोलो बात क्लियर है मेरी? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम लोगों को मैं बताता हूं, तो प्लीज ध्यान से सुना करो, ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात दी हुई है भाई। अब देखो यार, इस कहानी को तुम लोग ना दिमाग में विजुअलाइज करके फोड़ सकते हो, जिसकी तुम लोग कहते हो ना सर विजुअलाइजेशन कैसे करें कैसे करें। अगर एक चीज 6 है एक चीज 11 है, ठीक है, मान लो कि ये 6 है, चलो थोड़ा सा पास आ जाते हैं, ये रहा 6 वाला जो ये छोटा वाला है, और ये रहा 11, ठीक है। अब तुम्हें इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है कितना, 12 के बराबर। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इसके ऊपर जो ये हाइट का डिफरेंस है, ये जो बड़ा वाला पेन है ये छोटे वाले पेन से कितना बड़ा है, आप लोग बोलोगे सर 6 और 11 मतलब 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, और सर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है 12, तो 5 12 देखते ही तुम लोगों को हाइपोटेन्यूज याद आ जाएगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 13 मीटर। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लोगों को फंडे सिखाए हैं कि तुम्हारी विजुअलाइजेशन बेटर हो जाए। cos 9a is equal to sin a, then the value of tan 5a is, तो बेटा देखो यार, जब तुम लोग ऐसे देखते हो इसको cos 9a को sin a के बराबर देखते हो, तो तुम्हें पता है ना ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं, जब उनके सामने वाले एंगल्स, उनके आगे वाले एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएं, जैसे साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है। तो तुमको पता होना चाहिए कि 9a जमा a 90 डिग्री के बराबर है, तो यहां से तुम्हारे पास a आएगा बेटा 10 डिग्री, a आएगा 10 नहीं, a आएगा 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री आएगा तो tan 45 हो जाएगा, tan 45 होगा 1, क्वेश्चन खल्लास। चल 13वां क्वेश्चन देख लो। 13वें क्वेश्चन में तो यार रीजन गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत कॉमन सवाल है, इतनी जगह पूछ लिया गया है, इतना ज्यादा घिसा पिटा सवाल हो गया है कि अब बच्चे इसको इज्जत ही नहीं देते हैं। जब स्टार्टिंग में आया था तो बच्चों को लगा था भाई साहब क्या पूछ लिया है। तो जैसे जैसे बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते जाते हैं ना, तुम्हें क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं, तो प्लीज ये डरा मत करो, है ना, ये डरा मत करो। और तुम्हारे आसपास की जो नॉइस है ना, लोग बहुत कुछ बोलते हैं बेटा, तुम्हारे आसपास तैयारी करने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, ऑफलाइन के टीचर्स बहुत कुछ बोलेंगे, सच बोल रहा हूँ, सबके सब सिर्फ और सिर्फ धंधा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो तुम लोग कुछ मत करो, तुम लोग मेहनत करो, कोई नया क्वेश्चन दिखता है उसको बनाने की पूरी कोशिश करो, तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर तुम्हारी विजुअलाइज अच्छी है तो बन जाएगा। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। तो यही है, बस यही मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि तुम लोगों के जो आसपास की नॉइस है, जो ये परिस्थितियां डेवलप हो जाती है, जैसे इस टाइम पे चल रहा है कि क्वेश्चन बैंक इजी है लेकिन बच्चों को मुश्किल लगा क्योंकि उन्होंने कभी उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी है ना, उस तरीके से उन लोगों ने चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करा, तो भाई मुश्किल तो लगेगा फिर। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक 10th लेवल के स्टूडेंट को नहीं आता होगा, अगर उसने तैयारी अच्छे से सही जगह से करी होगी। तो ये फर्क है भाई, अगर तुम इस फर्क को कम करना चाहते हो तो अभी भी बहुत टाइम है तुम लोगों के पास, अभी भी मेहनत करना चालू कर दो, काम बन जाएगा। और मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, द शिप डजंट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड इट, द शिप सिंक्स बिकॉज द वाटर गेट्स इनटू इट। तो तुम्हारे आसपास ये जो आवाजें चलती हैं, जो ये अफवाहें उड़ती हैं, अगर तुम इसको अपने ऊपर अफेक्ट होने दोगे तो तुम लोग डूब जाओगे,
ठीक है, तो इसको अपने ऊपर अफेक्ट मत होने दिया। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी -11 -8 -5 49 is। तो बेटा देखो, मैंने तुम्हें जंप मेथड सिखाया हुआ है। जंप कितने का है? +3 का जंप है सामने से, एंड से कितना हो जाएगा बेटा? -3 का जंप हो जाएगा। फोर्थ टर्म मतलब 3 जंप्स है ना। लास्ट वाली टर्म से A4 निकालना है, तो मतलब 3 जंप्स। 3 जंप्स मतलब -9। 49 में से 49 में से -9 करोगे, आंसर क्या आएगा? 40। अब ये मत बोलना सर कैसे कर दिया, ठीक है? ये सर जंप मेथड क्या है, कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं सिखाता, ये ना किसी बुक में मिलेगा, ना किसी टीचर के मुंह से निकलता हुआ दिखेगा। ये खुद का मेथड बनाया हुआ है। अगर तुम्हें सीखना है तो मेरे लेक्चर्स को देखना चालू कर दो। चलो 15th पे आते हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at its center. The length of the chord in centimeter is। तो बेटा देखो, जब तुम्हारी रेडियस 10 है और ये 90 डिग्री बना रहा हो, तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगी? एक तरीके से देखो, दो स्क्वायर की एडजेसेंट साइड है और तुमसे डायगोनल पूछ रहा है। अगर स्क्वायर की साइड दी हो तो डायगोनल क्या होता है? A√2 होता है। वही फंडा यहाँ पे लगा दो, 10 10√2 आंसर हो जाएगा। आधा तो नहीं पूछा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है, बस सही है। ठीक है। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ cos ऑफ a प्लस बी इज। यार अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, तो cos ऑफ 90 पूछ रहा है, जो कि साइन ऑफ 0 होता है, मतलब 0 होता है। The sum of exponents of prime factor in the factorization of 196 is, that is 14 का स्क्वायर, that is 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। सम क्या है बेटा? बोलो। 4 है। कहानी आप खत्म। If alpha and beta are zeros of the and the quadratic polynomial f of x square minus x minus 4, then the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus of alpha beta। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा लिख लो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, दैट इज -4। फिर आएगा माइनस ऑफ -4, दैट इज +4। तो देख लो यार, फ्रैक्शन में पॉजिटिव नंबर का है, कैलकुलेट मत करना, फ्रैक्शन में पॉजिटिव नंबर है 15/4, आंसर ये। ठीक है। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीएफ सच दैट एबी इज इक्वल टू 5, एसी इज इक्वल टू 7, डीएफ डी, देन द सम ऑफ। यार ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, तुम लोग इसको करके देख लेना, मैं तुम्हें इसका आंसर मार्क करके दे रहा हूं, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, तो मैच कर लेना आंसर। द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। साइड 6 सेंटीमीटर, तो भाई एक स्क्वायर बना लो प्यारा सा, और उसके अंदर ऐसे एक सर्कल डाल दो, है ना, उसके अंदर ऐसे एक सर्कल डाल दो। तो अब देखो, तुम्हारी जो स्क्वायर की जो एज लेंथ होती है वही सर्कल का डायमीटर दिख रहा है। स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है? 6, तो इसको आधा करो 3, ये हो जाएगा रेडियस। 3 का एरिया बता दो, तो तुम बोलोगे सर पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। चल, अब थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्व नहीं कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है? आंसर तुम निकाल सकते हो, बतेगी बुक्स में आंसर तुम्हें हर जगह से मिलेगा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इफ tan 2a is equal to cot of a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। तो बेटा देखो, अगेन दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने करवाया है, ठीक है? और काफी प्री बोर्ड्स में भी, काफी स्कूल के प्री बोर्ड्स में, डीपीएस का प्री बोर्ड है ये, डीपीएस का पेपर है ये, है ना? तो काफी प्री बोर्ड में स्कूल, तो एक बार प्लीज उसको देख के चले जाना, इग्नोर मत करना कंप्लीटली। तो तुम लोगों को पता चल गया भाई, ये कब होगा? जब 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री 90 डिग्री के बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहां से तुम्हारे पास 3a आएगा बेटा 108, ठीक है? तो यहां से a आएगा 108 बटा 3, दैट इज 3 3 9 1 8 36 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यार बहुत बारी कर चुके हैं कि y है, y कंपोजिट नंबर है, कॉमन लेते हो दिखाते हो कि एक से ज्यादा फैक्टर है ना, प्राइम नंबर की तरह नहीं दिख रहा है, इसलिए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। यार आजकल गाने बहुत ज्यादा गा रहा हूँ मैं ना, बच्चे बोल भी रहे थे सर गाने बहुत ज्यादा गाने लगे हो आजकल। यार एक बारी मेट्रो में कोई गाना सुन लो ना, वो दिमाग में बैठ जाता है फिर, और फिर तुम गुनगुनाने लगते हो। तो बेटा एग्जाम से पहले ना, एक रात पहले गाने मत सुन के चले जा रहा तुम लोग, कहीं पता चल रहा है कि एग्जाम में जाके अच्छे कॉन्सेप्ट्स की जगह, विजुअलाइजेशन की जगह गाने चल रहे हैं दिमाग में ना, प्रतीक को हाड़ के गाने गा रहे हो, एपी ढिल्लों के गाने गा रहे हो, तो प्लीज ये मत करना। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बहुत इजीली ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है, कर लोगे ना भाई?
बोलो। मोड दिया हुआ है तो मोड के फॉर्मूले से तुमको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है। ABCD इज अ ट्रापेजियम, अगेन अ वेरी सिंपल एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जो गाइस कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका रेडिया है बेटा 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया हुआ है ना। तो ऐसे बन जाएगा ये, बाहर वाला भैया 5 है और अंदर वाले भैया क्या है, 3 है ना। तो तुमको लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है, तो ये तुम्हें 4 पता चल रहा है, ये वाला लेंथ 4 आएगा, 4 को 2 से कर दोगे, 8 इसका आंसर। क्लियर। चल थोड़े से और क्वेश्चन कर देते हैं। बस प्लीज इसको अच्छे से प्रेजेंट करके आना, तुम्हारे से मेरी दरख्वास्त है दिल से। इसमें तुम मेरे फंडेज और शॉर्टकट्स मत लगा के, या शॉर्टकट्स नहीं, फंडेज या लॉजिक मत लगा कर आ जाना कि हवा में उड़ा रहे हो क्वेश्चन को। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। तो बेटा देखो, इसका तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या, L माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं। आप इसको कैसे कर सकते हो, इस पूरी सीरीज को उल्टा करके भी कर सकते हो, वहीं से वैसे एक्चुअली ये फॉर्मूला भी डिराइव होता है। तो जौन सा आपको मेथड पसंद है कर लो। और अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो भी मैं इसको 10 सेकंड के अंदर फोड़ सकता हूं जंप मेथड से। कैसे फोड़ूंगा, -3 मेरा सामने से कॉमन डिफरेंस है, तो पीछे से क्या होगा, +3, +3 होगा। अब मेरे को चाहिए 11th टर्म, बोलो हाँ या ना। 11th टर्म मतलब स्टार्टिंग से A1 से A11 तक जाना है, तो 10 जंप्स लगेंगी। 10 जंप्स कितनी कितनी की, 3 की 10 जंप्स मतलब 30। तो आप -62 से 30 आगे चले जाओ, -62 + 30 चले जाओगे तो दैट इज -32 आएगा। इसका आंसर निकाल के देख लेना, ठीक है। अब ये चमकना मत बेटा, क्या हो रहा है ये सर, क्या बोल रहे हो बेटा, ये सब बच्चों को आता है, सिखाया है मैंने, ठीक है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। तो बेटा देखो, इस वाले क्वेश्चन से ना हम ना कुछ ऑब्जर्वेशन सीखते हैं अच्छी अच्छी। जब भी आपके पास इससे, क्योंकि ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जब भी आपके पास बेटा 2 पॉइंट्स दिए हो, है ना, मान लो A और B, जब इन 2 पॉइंट से बेटा मैं बात करूं ऐसे पॉइंट्स की जो इनसे इक्विडिस्टेंट हैं, ठीक है। मान लो ये राम का घर है, राम जी का घर है, ये सीता जी का घर है। राम जी और सीता जी का घर है, और राम जी और सीता जी के घर के बीच में उनको कहीं पे मिल रहा है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे उनको मिलना है, ठीक है। एग्जैक्टली कहीं पे ऐसी जगह पे मिलना है जहां पे दोनों को इक्वल डिस्टेंस, मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे इसको, मिड पॉइंट तो फिर इनकी लाइन को ज्वाइन करके जो बीच का पॉइंट हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर मैं ऐसे पॉइंट्स की बात करूं जो A और B से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो आप थोड़ी सी इमेजिनेशन करोगे, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करोगे ना, तो आप एक ऐसी लाइन पाओगे। मतलब लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। आप एक ऐसी लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करोगे जो यहां पे आपको मिलती भी है जब आप यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन पाओगे जिस लीनियर इक्वेशन पे जो भी सारे पॉइंट से ये लीनियर इक्वेशन बनी होगी, ये लाइन बनी होगी, वो सारे के सारे A और B से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं बेटा, सारे के सारे पॉइंट। दैट मीन्स अगर आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, तो आपका आंसर आएगा देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर आपसे पूछे कि उनकी लाइन ज्वाइन करने पे ऐसा कितने पॉइंट्स होंगे जो इनसे इक्विडिस्टेंट होंगे, तो आंसर आएगा 1। दैट विल बी द एग्जैक्ट मिड पॉइंट बिटवीन दीज 2 लाइंस, ठीक है। तो इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, प्लीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, हो जाएगा। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ये भी हो जाएगा तुम लोगों से, गारंटीड हो गया होगा। मतलब जिसने प्रैक्टिस करना था वो तो कर ही चुका होगा अब तक। सेक्शन डी में मजाक क्वेश्चन। चलो केस बेस पे आते हैं। यार ये जोधपुर वाला क्वेश्चन मैंने केस बेस में कराया हुआ है। जो मैंने केस बेस के क्वेश्चंस कराए थे ना, अभी केस बेस स्पेशल करके एक मैंने सेशन रिलीज किया था जिसमें मैंने 9 से 10 केस बेस के क्वेश्चंस करवाए थे। उसमें ये जोधपुर वाला क्वेश्चन करवाया है। ध्यान रखना, इसमें घोड़े और एलिफेंट की बात होती है और उनकी प्राइसिंग की बात होती है। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, है ना, और देखते हैं क्या कर रहा है। जैसे मान लो अभी मैं जेन्युइनली बोलूं तो मैं इसके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्या कहते हैं थोड़े बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख कर आया था, लेकिन मैंने वही सोचा था कि मैं इस वाले का आपको क्या करूंगा, केस बेस्ड जो है वो लाइव कराऊंगा। मान लो मेरे को एग्जाम में, मैं एक 10th क्लास का बच्चा हूं, मेरे को ये क्वेश्चन पहली बार ही दिखता है, तो मेरे को कैसे पढ़ना है बेटा, कैसे अप्रोच करना है केस बेस्ड को ना, तुम देखो अभी सीख जाओगे।
अंडरग्राउंड, पहले आपको लगे, कोई भी चीज लगे कि सर ये इंफॉर्मेशन फालतू की दी हुई है, तुम्हें तो नहीं पता ना, तुम्हें पढ़ने के बाद पता चलेगा, तो तुम्हें केस बेस को पहले प्रॉपरली पूरा पढ़ना है, एक एक वर्ड को कैसे एकदम पेशेंटली, कंसंट्रेशन लूज करके नहीं पढ़ना है, वरना शायद कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्रक्स तुम मिस कर दोगे। अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज पॉपुलर इन इंडिया. It is usually used for large water tank storage and car. To build, apply using cement like materials. Okay. Underground water tanks are typically chosen by people who want to save space. The water in the underground tank is not affected by extreme weather conditions क्योंकि यार जमीन के नीचे होता है. The underground tanks maintain cool temperatures in both winter and summer. Electric pump is used to move water from the underground tank to overhead tank. अब ये overhead tank एक नई चीज आ गई, ठीक है. अभी तक अंडरग्राउंड टैंक की बात चल रही थी. बेटा लैंग्वेज पे कमांड करना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी को तुम लोग मजाक में मत लिया करो. Ramesh has built recently his house and installed an underground tank and overhead tank. Dimension of tanks are as follows. तो बेटा अंडरग्राउंड टैंक देखो, बेस तुम्हें 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर मतलब स्क्वायर बेस है, उसकी हाइट दी हुई है कुछ, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो टैंक है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है. ये स्क्वायर बेस है और ये इसकी हाइट है. कूल है. ऐसे टाइप का कुछ टैंक है ये. अब इसको तुम ऊपर से ऐसे क्लोज कर दो थोड़ा सा, ऐसे टाइप का मैंने टैंक बना दिया. और बेटा जो इसका ओवरहेड टैंक है देखो, उसमें रेडियस है और हाइट है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का कुछ है, तो इसके ऊपर ना तुम कुछ सिलेंड्रिकल शेप का ऐसे कुछ इमेजिन कर दो, ठीक है. ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल शेप का. टंकी याद है तुम्हें? टंकी होती है तुम्हारे घर के ऊपर, जिंदल की टंकी होती है, याद है तुम लोगों को? ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की टंकी होती है, वो टंकी की तरह उसको इमेजिन करो. अब क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक. तो भाई ये लो, यहां से LBH निकाल लो. ध्यान रखना LBH में ना पाई आर स्क्वायर H मत ऐड कर देना, क्योंकि क्या पूछा है, अंडरग्राउंड टैंक. ओवरहेड टैंक के बारे में उसने अभी बात नहीं करी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या निकालूंगा, LBH निकालूंगा, ठीक है. चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक टू द कैपेसिटी. तो अब तुम क्या करोगे, रेशियो निकालना है अंडरग्राउंड टैंक का, मतलब LBH डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर H करोगे, ठीक है. यहां से तुम्हें सेकंड का आंसर मिलेगा. If curved part of a overhead tank need to be painted to save it from collision, covered part मतलब curved part, sorry, 2 pi r, how much area need to be painted? If water is filled in the overhead tank at the rate of 11 liter per minute, the tank will be completely filled in. तो बेटा पहले तुम यहाँ पे 2 pi r h लगा के वो एरिया निकालोगे जिसपे पेंट करना है. फिर पानी भर रहा है 11 लीटर प्रति मिनट से, तो तुम्हें यहाँ पे इसका वॉल्यूम पता है, कैपेसिटी पता है, उसके हिसाब से तुम सेकंड क्वेश्चन को भी फोड़ सकते हो बहुत इजीली, ठीक है. चलो, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन फाइंड द वाटर लेवल इन द, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन. चलो एक लास्ट वाला कर लेते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन. In a toys manufacturing company, wooden parts are assembled and painted to prepare a toy. For the wood processing activity center, the wood is taken out of storage to be sawed, after which it undergoes rough polishing. Then it is cut and drilled and has holes punched in it. It is then fine polished using sandpaper. For the retail packaging and delivery activity center, the polished wood subparts are assembled together, then decorated using grain point. One specific toy is in the shape of a cone mounted on a cylinder. The total height of the toy is 110 and the height of its conical part is 77. तो यहां से तुम्हें सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी. कितनी मिल जाएगी बेटा? यहां से तुम्हें मिल जाएगी 310, 33, 33 हटा दो उसमें से, ठीक है. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 33, है ना. द डायमीटर्स of the base and the ये भी दिया हुआ है. If its cylindrical part is to be painted red, what is the surface area need to be painted? तुम बहुत इजीली निकाल लोगे. If the conical part is to be painted blue, what is the surface area need to be painted? How much of the wood have been used in making the toy? अब यहाँ पे मेरे तुम लोगों से कुछ सवाल है, ठीक है. यहाँ पे मेरे तुम लोगों से कुछ सवाल है जिसके आंसर तुम लोग मेरे को दोगे कमेंट बॉक्स में आफ्टर दिस सेशन. जब वो बात कर रहा है फिर सिलेंड्रिकल part is to be painted red, what is the surface area need to be painted?
मतलब ये इसकी बात कर रहा है ना, जो ये मेरा सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो पेंट सिर्फ और सिर्फ ये 2πRH के हिसाब से निकालूंगा या फिर बेस को भी लूंगा, सबसे पहला सवाल मेरा तुम लोगों से ये। तो पहले में तुम लोग क्या करोगे, 2πRH प्लस πr स्क्वायर करोगे या फिर सिर्फ 2πRH रहने दोगे। दूसरे क्वेश्चन में मेरे से तुमसे सवाल ये है, if its conical part is to be painted blue, what is the surface area needs to be painted। तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बेटा ये वाला पेंट करोगे या फिर जो यहाँ पे ये है, जो ये थोड़ा थोड़ा बाहर से पोर्शन निकला हुआ है, या फिर ये भी पेंट करोगे। मेरा सेकंड सवाल है तुम लोगों से ये, बोलो क्लियर है मेरे क्वेश्चंस। तो इसके आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के दोगे, फिर मेरे को पता चलेगा कितने बच्चे क्लैरिटी से सोच पाते हैं, कितने बच्चे नहीं सोच पाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना, लॉजिक लग जाएगा और फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। लॉजिक लगाना, ठीक है, कि अगर तुम ऐसी चीज देखते हो तो उसमें कहां पे पेंट होगा, कैसे पेंट होगा, वहां से तुम इसका आंसर बताना मेरे को। बोलो समझ आ गया। चलो भाई, तो 4 पेपर डन। आज लास्ट पेपर रिलीज होगा तो उसका वेट जरूर करना। बाकी मेरे को पता है अभी मेरे को रॉकी भाई की पीडीएफ शेयर करनी है, आई एम सो सॉरी। उसमें मैं अभी बहुत अच्छे अच्छे मेरे को 100 क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो वो 100 क्वेश्चंस ऐड करके मैं तुम लोगों को दूंगा, चाहे मैं अभी एक दिन लेट दूं। ट्राई करूंगा कि कल तक आपको रॉकी भाई की सीरीज की पीडीएफ, पूरे सुपर 500 क्वेश्चंस की सीरीज की पीडीएफ, जिसमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस थे, कल तुमको ड्रॉप हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं फिर तुम सबसे। कीप लर्निंग एंड स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।